नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमरोहा अकेडमी 24/7 में। मैं राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज से आपके लिए सीटेट, टेट और केवीएस सभी के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, मैं सहायक अध्यापक राहुल कुमार, इससे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय का टीचर रह चुका हूँ। आपके लिए डेली वेज, मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए डेली वेज बिल्कुल निःशुल्क एकदम नंबर 1 का कंटेंट प्रोवाइड करेगी। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो शुरू करते हैं क्लास। देखो, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ आरटीई एक्ट 2009। भाई, अगर आरटीई एक्ट 2009 की बात करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये सिलेबस में पूछा भी जाता है। ठीक है भाई, आरटीई एक्ट 2009, इसके बारे में थोड़े से मैं पॉइंट डाल लेता हूँ। ये कहाँ से इंसर्ट हुआ भाई हमारे संविधान में? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये आरटीई एक्ट 2009 में आया है। ठीक है भाई। अब देखो इसका क्या प्रावधान है भाई। अनुच्छेद 21 क्या क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 21 क्या कहता है? 6 से 14 साल के बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है भाई, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है भाई। और जो जितने भी स्टेट हैं वो सारे के सारे इस नियम को फॉलो करते हैं। अब आगे देख लेते हैं भाई, अनुच्छेद 51 क्या क्या कहता है? 11वें व मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट कहता है कि माता पिता का 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का कर्तव्य है। ये फंडामेंटल राइट्स कहता है कि अनुच्छेद 51 क्या में प्रावधान है जो कि हमारे 11वें मौलिक कर्तव्य में आता है। और प्रत्येक गार्जियन को अपने बच्चों को जिनकी आयु 6 से 14 साल के बीच है, जिनकी आयु 6 से 14 साल के बीच है, स्कूल सभी को भेजना है। ठीक है भाई। आगे देखो, आरटीई एक्ट लागू कब हुआ भाई? ये अगर प्रश्न पूछा जाता है आरटीई एक्ट लागू कब हुआ। अगर आरटीई एक्ट की बात करते हैं तो आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू है। पहले ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। ठीक है भाई, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है। क्यों? क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर क्या था भाई? पहले जम्मू कश्मीर एक तरीके से हमारे देश में वहां धारा 370 थी। अब धारा 370 खत्म हो गई है। अब जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया है। इसलिए अब आरटीई एक्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में लागू है। पहले ये लागू नहीं था। ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं इसमें है क्या क्या चीज। आरटीई एक्ट 2009 में 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं और एक अनुसूची है। इसका खुद का अपना संविधान है। और इसमें कितनी धाराएं हैं भाई? 38 धाराएं हैं, 7 क्या भाई अध्याय हैं और एक क्या बच्चों? एक अनुसूची है, जैसा हमारे संविधान में। ठीक है भाई, इतने अनुच्छेद है, इतनी धाराएं और इतनी अनुसूची है। इसी प्रकार से आरटीई एक्ट में प्रावधान किया गया और इसमें सब कुछ इसके बारे में ब्यौरा दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं अध्याय 4 क्या कहता है भाई। इसका अध्याय 4 कहता है क्योंकि इसके अंदर 7 अध्याय हैं। अगर 7 अध्याय हैं तो उन 7 अध्यायों में हमें सारे नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ वो चीज देखनी है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 क्या कहता है भाई? 12 से 28 वर्गों 12 से 28 वर्गों की अधिकतम संख्या है जो 16 है। 12 से 28 वर्गों की अधिकतम संख्या है जो 16 है, यानी अध्याय 4 सबसे बड़ा है जिसमें 16 धाराएं हैं। अगर अध्याय 4 की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा है। जितने भी अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं इसके, उन सब में सबसे बड़ा ये है। और इसमें अगर धाराएं की बात करते हैं तो धाराएं कितनी दी हुई है भाई? देखो 16 धाराएं दी हुई है। ठीक है भाई। अगर आरटीई एक्ट से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इस क्लास को लेने के बाद में एक भी प्रश्न से चूकोगे नहीं। ठीक है भाई। अगला प्रश्न कर लेते हैं। धारा 12। देखो मैंने सारी की सारी धाराएं नहीं ली है, मैंने सिर्फ 38 धाराएं हैं। अब मैं 38 धाराएं तो आपको पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि आपको मोटी मोटी चीजें पढ़नी है। अब देखो धारा 12 जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या दिया हुआ उसके अंदर? आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राइवेट और निजी स्कूलों में गरीब विद्यार्थियों के लिए 25% सीटें आरक्षित होंगी। चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे तो प्राइवेट स्कूल हो और किसी का निजी स्कूल हो, उसमें 25% क्या होगा भाई? गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। लेकिन अपनी इंडिया के अंदर या कहीं की भी बात करी जाए तो कितने ऐसे स्कूल हैं जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं? अगर देखा जाए तो सिर्फ नाम मात्र के स्कूल होंगे, और अगर होता भी होगा तो सिर्फ कागजी कार्यवाही होती होगी। रियलिटी बहुत कुछ है, रियलिटी जो है वो अलग है। कोई स्कूल ऐसा होगा जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करता होगा। लेकिन अगर केंद्रीय विद्यालय की बात करी जाए तो केंद्रीय विद्यालय में केवीएस एक ऐसे डिपार्टमेंट है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस बॉडी है ये, जो कि आरटीई एक्ट बिल्कुल 100% यहाँ फॉलो होता है। क्योंकि मैं खुद केंद्रीय विद्यालय का शिक्षक हूँ और यहाँ पर हमेशा हर क्लास के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि मैं क्लास का एक टीचर था। ठीक है भाई, क्लास का टीचर था। और यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे फीस नहीं ली जाती है, उनकी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क होती है। क्योंकि केवीएस के अंदर आरटीई
पूरा पूरा लागू है और फॉलो करता है ये इस नियम को। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं भाई। ऐसे बच्चों को सफल समावेशन के लिए एक अध्यापक को इक्वलिटी साम्यता पर आधारित पैडागोजी का उपयोग करना चाहिए। अब पैडागोजी का उपयोग क्या होता है भाई, बच्चे की जरूरत के अनुसार उसकी माइंड को देखकर आपको उसे किस तरीके से पढ़ाना है, क्योंकि क्लास के अंदर सारे के सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है भाई, जैसे 5 उंगलियां हमारी, पांचों के पांचों बराबर नहीं है। अब आपको विशेष योग्यता वाले बच्चों को देखना है, या फिर जो बच्चे थोड़े से पिछड़े हुए हैं, डिसेबल हैं, उन्हीं के अनुसार आपको उन्हें लर्निंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं भाई। धारा 13 क्या कहती है भाई, नो कैप्शन फीस एंड स्क्रीनिंग प्रोसीड्यूर फॉर एडमिशन। इसका मतलब क्या भाई, कोई भी फीस नहीं है और स्क्रीनिंग प्रोड्यूसर फॉर एडमिशन। एडमिशन के लिए ना तो कोई फीस लेनी है आपको, ना ही कोई छटनी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप छटनी करेंगे कि कुछ ही बच्चों का एडमिशन लेंगे। ठीक है भाई, ये कहती है धारा 13। अब आ जाते हैं धारा 14 क्या कहती है भाई। देखो धारा 14 क्या कहती है, धारा 14 महत्वपूर्ण है, किसी बालक के पास एज प्रूफ न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। जैसे मान लिया भाई किसी बच्चे के पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आधार कार्ड नहीं है, और अगर कोई गार्जियन, ठीक है भाई, कोई गार्जियन जाता है स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चे के, तो आप कभी भी उस बच्चे को डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि आपके पास में आधार कार्ड क्यों नहीं है। ठीक है भाई, आधार कार्ड क्यों नहीं है, या फिर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ इतना है कि बच्चे की जो उम्र है, जो क्राइटेरिया, वो पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल के बच्चे को ले जाओगे भाई, हाँ भाई 2 साल के बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, नहीं मेरे भाई 2 साल के बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि ये आरटी एक्ट होता है 6 से 14 साल। 6 से 14 साल जो मिनिमम क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए, वो तो आपके पास में बिल्कुल पूरा पूरा होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो, हाँ इतना है, आधार कार्ड अगर है तो उसे कुछ सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। जैसे आगे भाई अगर हम यूपी की बात करी जाए, तो यूपी के अंदर जिनके पास आधार कार्ड होता है उन्हीं बच्चों को क्या होता है भाई, ड्रेस के पैसे मिलते हैं। अगर उसके पास में आधार कार्ड नहीं है तो उसे वो पैसा नहीं मिलेगा। आपको सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है, लेकिन कभी भी आपको किससे, एडमिशन से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब देखो धारा 15 क्या कहती है, धारा 15, बालक को प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता, चाहे शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में बालक विद्यालय आया हो या बीच में। बालक को प्रवेश देने से हम मना नहीं कर सकते, चाहे वो बीच में आया है। देखो यहाँ लिखा गया है, चाहे शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में आया हो या फिर बीच में। अगर बीच में भी कोई बच्चा आता है तो आप उसके एडमिशन के लिए उसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं भाई धारा 16 क्या कहती है। धारा 16 अकॉर्डिंग टू, ठीक है भाई, धारा 16 कहती है बालक को न तो कक्षा में फेल किया जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला जाएगा। ना तो किसी बच्चे को हम फेल करेंगे और ना ही विद्यालय से निकालेंगे। ठीक है भाई, और ये जो प्रावधान है ये कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक है। आगे देखते हैं भाई धारा 17 क्या कहती है। धारा 17, बालक को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना। ठीक है भाई, आप किसी भी बच्चे को टॉर्चर नहीं कर सकते, आप उसे पनिश नहीं कर सकते, और ये आरटी एक्ट 2009 कहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। धारा 21 क्या कहती है, स्कूल प्रबंधन समिति जिसे बोलते हैं हम एसएमसी। एसएमसी हर विद्यालय के अंदर गठित होती है, चाहे वो यूपी के प्राइमरी स्कूलों की बात हो या फिर बड़े बड़े स्कूलों की बात हो। क्या करती है भाई, देखो एसएमसी पूरे स्कूल की जो व्यवस्था होती है, जो कमेटी होती है, वही आपके पूरे स्कूल को चलाती है। आगे इसका जो अध्यक्ष है वो क्या होगा भाई, अभिभावक होगा। अभिभावक का मतलब क्या होता है भाई, देखो ये प्योर यूपी के प्राइमरी स्कूल में भी ऐसे होता है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें से ही उन्हीं का एक, जैसा हमारे क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, ठीक है भाई, उन्हीं में से किसी एक बच्चे का जो गार्जियन होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी अपने रिलेटिव को या फिर अपने रिश्तेदार को आप यहाँ अध्यक्ष बना दोगे, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आप अभिभावक को ही इसका अध्यक्ष बना सकते हैं एसएमसी का। आगे चलते हैं भाई धारा 24। देखो बच्चों, अब प्राइमरी में छात्र शिक्षक, अगर हम प्राइमरी के छात्र शिक्षक की बात करें तो प्राइमरी में छात्र का और शिक्षक का, स्टूडेंट का और टीचर के रेशियो की बात करते हैं तो 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए भाई। 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया है, मिनिमम 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। अब उच्च प्राथमिक की बात की जाए तो 35 पर एक बच्चा होना चाहिए। 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। अब कक्षा 1 से लेकर 8 तक जिसे बोलते हैं उच्च प्राथमिक। ठीक है भाई, बालकों की संख्या अगर 200 से अधिक होती है, अगर बालकों की संख्या किसी स्कूल में 200 से अधिक होती है, कुछ जिले ऐसे होते हैं जहां बहुत बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है, तो ये जो रेशियो है 40:1 होगा। 40:1 का मतलब क्या है ये भी समझा देता हूं मैं। 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना जरूरी है, 40 बच्चे एक शिक्षक। आगे चलते हैं भाई, प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बालक हों। अगर प्राथमिक स्तर की बात करी जाए वहां 150 से अधिक बालक हैं तो क्या होगा भाई, 5 शिक्षक और एक हेडमास्टर। 5 शिक्षक होने चाहिए और एक हेडमास्टर जिसे हम बोलते हैं प्रधानाध्यापक। ठीक है भाई, ये चीज होनी जरूरी है आरटी एक्ट के अनुसार। अब एक सप्ताह में कितना हो भाई, देखो आरटी एक्ट के अनुसार ही पढ़ाई होती है। एक सप्ताह बोले तो भाई, अगर एक सप्ताह की बात करता हूं तो मैं कितने दिन होते हैं भाई, 6 दिन होते हैं। 6 दिन होते हैं एक सप्ताह में। ठीक है भाई, क्योंकि संडे की रहती है छुट्टी, तो मिनिमम कितने घंटे काम होना चाहिए भाई, 45 घंटे काम होना चाहिए।
45 घंटे काम होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कुल घंटे 800। देखो कुल घंटे की बात करी जाएगी, कुल घंटे की बात करी जाती है तो 800 शैक्षणिक वर्ष में, शैक्षणिक वर्ष में 800। अब देखो कुल दिन की बात करी जाती है 200 दिन होने चाहिए, 200 दिन होने चाहिए, जैसे 365 दिन होते हैं, 365 दिन में 200 दिन मिनिमम होने चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर की अगर बात करी जाती है तो यहाँ 1000 घंटे, प्राइमरी लेवल पर 800 घंटे है, तो यहाँ पर कितना भाई 1000 घंटे है। देखो यहाँ भी क्राइटेरिया चेंज है, प्राइमरी लेवल पर 800 और यहाँ पर कितना भाई 1000 घंटे, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ दिनों की बात करी जाती है तो यहाँ पर 220 दिन, 220 दिन। आगे देखते हैं भाई, 1 से 8 तक बच्चों की शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। जो मदर टंग होती है आपको सिर्फ उसी लैंग्वेज में बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड करानी है। ऐसा नहीं है कि बच्चा हिंदी भाषी है और आप चाहो तो उसे जबरदस्ती तमिल में या फिर इंग्लिश में या फिर उर्दू में उसे शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हो, नहीं, सिर्फ आपको उसकी मदर टंग जिसे बोलते हैं, जिस परिवेश से बच्चा उठ के आया है, चाहे वो हिंदी हो या कोई सी भी लैंग्वेज हो, तमिल हो या फिर उर्दू समझ लीजिए, संस्कृत समझ लीजिए, कोई सी भी लैंग्वेज से वो आया हुआ है, जिस रीजन से आया हुआ है, आपको उसी की लैंग्वेज में उसे शिक्षा प्रोवाइड करानी है, मातृभाषा में होनी है, ठीक है भाई। आगे देखो, बालक के घर से प्राथमिक विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर, बालक के घर से प्राथमिक विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए, ये भी क्राइटेरिया है। अगर उच्च प्राथमिक स्तर बोले तो 8वीं तक, उच्च प्राथमिक स्तर तक विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। और अब भी टीचरों की जो वैकेंसी होने लगी है और उन्हें जो ज्वाइनिंग मिलने लगी है वो भी इसी के अनुसार है, ठीक है भाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार प्रत्येक टीचर को जो उसके पास वाला घर होता है वहां ज्वाइनिंग देने का प्रावधान किया गया है। अब आगे देख लेते हैं, देखो विशेष आवश्यकता, डिसेबल, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा बोले तो इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने आपको बताया है, हमें बच्चे की जरूरत को देखना है, हमें अपने तरीके उस बच्चे को देखकर, बच्चा किस लेवल का है, ठीक है भाई, बच्चे की योग्यता को देखकर हमें उसे समझाने का पूरा प्रयास करना है और हमें समय समय पर बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने मेथड को भी चेंजिंग करना है, इसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। देखो व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए दिव्यांग शिक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा, ठीक है भाई, दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा है, जहां पर क्या भी 6 से 18 साल, 6 से 18 साल की बात थी, लेकिन वहां पर क्या थी 6 से 14 साल, यहाँ दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 साल की बात है। अगली बात देखो, स्कूल प्रबंधन समिति जिसे बोलते हैं एसएमसी के लागू होने के 6 माह के भीतर गैर सहायता स्कूलों को छोड़कर हर स्कूल में क्या होगा भाई अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर गठित किया जाएगा। इस लाइन को समझ लेते हैं हम, स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी के लागू होने के 6 माह के भीतर, 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है भाई, गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को छोड़कर, गैर सहायता प्राप्त बोले तो कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जो कि खुद के होते हैं जिनसे कोई भी सरकार को कोई फंडिंग नहीं होती है, लेकिन अगर सहायता प्राप्त बोले तो अगर स्कूल एडेड भी है, उसे सरकार के द्वारा फंड प्रोवाइड कराया जा रहा है, कोई भी सहायता मिल रही है तो ठीक है भाई हर स्कूल में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर गठित किया जाएगा। आपको गठित करनी पड़ेगी अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर। अगर आपको कोई फंडिंग नहीं होती है, आपका खुद का स्कूल है, आपका खुद का पैसा है, तो आप यहाँ लागू नहीं कर सकते। आगे देख लेते हैं, स्कूल प्रबंधन समिति विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करेगी और ऐसे प्रशिक्षण आयोजित करेगी। भाई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करेगी स्कूल प्रबंधन समिति क्या करती है भाई, जितने भी बच्चे हैं, ऐसा मान लीजिए एक क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, तो वो क्या करेगी, सारे के सारे बच्चों को चिन्हित करेगी और देखेगी ये बच्चा भाई यहाँ इस लेवल पे, इस क्राइटेरिया पे पिछड़ा हुआ है और इसे एक अलग प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ठीक है भाई। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा मंदबुद्धि होते हैं, जो आपकी बातों को समझने में बहुत टाइम लगाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, स्कूल प्रबंधन समिति क्या करेगी, उन बच्चों को चिन्हित करेगी और उन बच्चों के लिए अलग से क्या करेगी भाई, प्रशिक्षण मतलब बार बार उन्हें एक तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी बाद में, रिमेडियल एजुकेशन। आगे देखो, एसएमसी के सदस्य 3/4 सदस्य माता पिता के अभिभावक होंगे, ठीक है भाई। वंचित समूह और कमजोर वर्ग के माता पिता को अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब इसमें भी अगर वंचित समूह की बात करी जाती है, वंचित समूह और कमजोर वर्ग के माता पिता, यहां पर देखो वंचित समूह और कमजोर वर्ग, इस बात को समझो आप। वंचित समूह का मतलब होता है जैसे SC ST जनरल, यहाँ पर प्रत्येक को ध्यान में रखते हुए आपको भागीदारी डिसाइड करनी है। और जो कमजोर वर्ग हैं, कमजोर वर्ग बोले तो जो थोड़े से भी गरीब हैं, आपको लगता है कि ये वर्ग कमजोर है, तो आपको उसमें
उसे प्रेजेंट करना है, आपको उसमें उसे पार्टिसिपेट करना जरूरी है। आगे देख लेते हैं भाई, एसएमसी के सदस्य 50%, ये देखो ये पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एसएमसी के जो सदस्य होंगे 50% क्या होंगी भाई, महिलाएं होंगी। आगे अब एसएमसी क्या क्या कार्य करती है, एसएमसी का चुनाव हमने क्यों किया है ये भी देख लेते हैं। देखो स्कूल के कामकाज की निगरानी, स्कूल के कामकाज की निगरानी करेगी एसएमसी, लेकिन एसएमसी रियलिटी में ये काम करती है या नहीं करती है, ये बात बहुत अलग है। एसएमसी अपना दायित्व अगर निभाएगी तो अलग चीज है, ठीक है भाई। एसएमसी के जितने भी काम है वो अधिकांशतः टीचरों को ही करने पड़ते हैं। कुछ लोग ही होते हैं जो पार्टिसिपेट रुचि लेते हैं, बाकी कुछ लोग सिर्फ देखने देखने आते हैं। लेकिन इसके लिए यह है कि हमेशा एसएमसी के सदस्य उन्हीं लोगों को बनाया जाए जो स्कूल में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें और अपना कुछ ना कुछ योगदान दे सकें। नाम मात्र के लोगों को सदस्य कभी भी नहीं बनाया जाए। आगे देख लेते हैं, स्कूल विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना, स्कूल विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना, ठीक है भाई। आगे प्राप्त अनुदानों की उपयोग की निगरानी करना, जितना भी अनुदान मिलेगा उसके उपयोग की निगरानी करना कि कहाँ क्या चीज इन्वेस्ट हुई है, ठीक। आगे देख लेते हैं भाई, आगे ठीक है भाई। आज के लिए इतनी काफी थी। आरटीए एक्ट 2009 मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। एक एक प्रश्न, यहाँ से कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं। जितने भी सारे प्रश्न थे, जितने भी टॉपिक थे, मैंने आपको क्लियर कराया है। अगर हमारे दोस्तों को क्लास पसंद आई है तो क्लास को शेयर करना है, अपने ग्रुपों में शेयर करना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी काफी है। जय हिंद, जय भारत।